कल्पना कीजिए एक ऐसे हथियार की जो जो ध्वनि की गति से लगभग 5 गुना ज्यादा तेजी से उड़ रहा हो। और जो अंतरिक्ष की सीमा पर एकदम सर्फिंग कर रहा हो। बिल्कुल। और इतनी तेजी से अपनी दिशा बदल सकता हो ना कि धरती का कोई भी सुपर कंप्यूटर ये अनुमान ही ना लगा सके कि वो आखिर गिरेगा कहाँ। सुनने में तो ये किसी हॉलीवुड फिल्म या साइंस फिक्शन का सीन लगता है। एकदम सही कहा आपने। पर ये कोई कल्पना नहीं है। ये हाइपरसोनिक हथियारों की वो असली दौड़ है जो इस वक्त ठीक हमारे पड़ोस में यानी दक्षिण एशिया में चल रही है। हाँ, और ये दौड़ सिर्फ हथियारों की स्पीड तक सीमित नहीं है। मतलब आज का युद्ध इस बात पर तय होता है कि कौन किसे पहले देख सकता है, कौन बिना दिखे वार कर सकता है, और सबसे अहम बात, कौन अपनी इस तकनीकी बढ़त को युद्ध के आखिरी दिन तक कायम रख सकता है। सही बात है। और हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी ठीक यही है। हालिया रक्षा अपडेट्स और कुछ बहुत ही क्रिटिकल रणनीतिक रिपोर्ट्स के आधार पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक आखिर किस तरह एक बिल्कुल नया आकार ले रही है। बिल्कुल, ये जानना किसी के लिए भी बहुत जरूरी है जो रणनीतिक मामलों में दिलचस्पी रखता है। तो बिना किसी भारी जार्गन या तकनीकी उलझन के हम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA, मानव रहित घातक UCAV और अग्नि 6 जैसे हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स पर बात करेंगे। मकसद सिर्फ इन हथियारों के नाम रटना नहीं है, बल्कि उस विज्ञान को समझना है जो इस पूरे रीजन में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल रहा है। हाँ, क्योंकि तकनीक ही अब असली गेम चेंजर है। तो चलिए सीधे आज के सबसे बड़े अपडेट से शुरू करते हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि AMCA के लिए 250 यूनिट्स का इंडक्शन प्लान तैयार किया गया है और इसे 5वीं और 6ठी पीढ़ी के फाइटर के रूप में स्थापित किया जा रहा है। 250 विमान, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। अगर हम एक आम नजरिए से देखें तो 250 सच में एक बहुत बड़ी संख्या है। मतलब ये सिर्फ बेड़े में कुछ नए विमान जोड़ने जैसा नहीं है। ये तो एक बेसिक कीपैड फोन से सीधे सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर पर छलांग लगाने जैसा है। पर क्या एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जो अभी पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है, इतना बड़ा नंबर क्या एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? देखिए, अगर आप इसे केवल एक खरीद प्रक्रिया के तौर पे देखेंगे ना, तो ये जुआ लग सकता है। लेकिन अगर हम रणनीतिक नजरिए से बात करें तो ये 250 का आंकड़ा भारतीय वायुसेना के एक संपूर्ण जेनरेशनल शिफ्ट का संकेत है। जनरेशनल शिफ्ट थोड़ा विस्तार से बताएंगी? हाँ, बिल्कुल। जब हम 5वीं या 6ठी पीढ़ी कहते हैं तो अक्सर लोगों का ध्यान सिर्फ जेट की स्पीड पर जाता है या फिर उसके हथियारों पर। लेकिन असल खेल वहां नहीं है। असल खेल सेंसर फ्यूजन और स्टील्थ का है। ऐसे समझिए, चौथी पीढ़ी के विमानों में पायलट को एक साथ कई अलग अलग स्क्रीन्स देखनी पड़ती हैं। मतलब एक स्क्रीन रडार दिखा रही है, दूसरी इंफ्रारेड सेंसर्स का डेटा दे रही है, तीसरी कहीं जमीन से मिल रहे सिग्नल्स बता रही है। बाप रे, ये तो बहुत सारा डेटा हो गया। बिल्कुल। और युद्ध के उस भारी तनाव में जब सेकंड्स में फैसले लेने होते हैं तो पायलट को खुद उन सब जानकारियों को दिमाग में जोड़कर समझना पड़ता है कि खतरा कहाँ से आ रहा है। ये बहुत थका देने वाला काम है। हाँ, गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। वो इन सभी अलग अलग सेंसर्स, यहाँ तक कि सैटेलाइट्स और आसपास उड़ रहे दूसरे विमानों से आ रहे डेटा को भी एक साथ मिलाता है। अच्छा, मतलब सब कुछ एक जगह। हाँ, और फिर वो पायलट के हेलमेट के वाइजर पर सीधा एक गॉड्स आई व्यू पेश कर देता है। एक एकदम साफ और संपूर्ण तस्वीर। पायलट को ये नहीं सोचना पड़ता कि डेटा किस सेंसर से आ रहा है। उसे सिर्फ ये दिखता है कि दुश्मन कहाँ है और उसे मार गिराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अरे वाह, मतलब मशीन पायलट का आधा काम खुद कर रही है ताकि वो सिर्फ रणनीति पर, टैक्टिक्स पर ध्यान दे सके। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो है स्टेल्थ तकनीक। हाँ, स्टेल्थ। लेकिन देखिए, स्टेल्थ का ये मतलब तो नहीं होता ना कि विमान पूरी तरह से अदृश्य हो जाए। मतलब हैरी पॉटर के इनविजिबिलिटी क्लॉक जैसा तो कुछ नहीं है। हंसने वाली बात नहीं है, पर हाँ, बिल्कुल नहीं। भौतिक रूप से कोई भी चीज पूरी तरह अदृश्य नहीं हो सकती। स्टेल्थ का विज्ञान मुख्य रूप से रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS को कम करने पर आधारित है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? देखिए रडार काम कैसे करता है। वो रेडियो तरंगे भेजता है जो किसी चीज से टकरा कर वापस आती हैं, है ना। अब AMCA का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि इसकी सतहें
इसके कोण कि जब रडार की तरंगे इससे टकराती हैं तो वे वापस दुश्मन के रडार की तरफ जाने के बजाय दूसरी दिशाओं में बिखर जाती हैं। ओ, तो सिग्नल वापस जाता ही नहीं है। हाँ, और इसके अलावा इस विमान की पूरी बॉडी पर रडार को सोखने वाले विशेष पदार्थों की कोटिंग होती है। रैम कोटिंग कहते हैं इसे। नतीजा ये होता है कि दुश्मन के विशाल रडार स्क्रीन पर भी ये एक बड़े फाइटर जेट के बजाय मुश्किल से एक छोटी सी चिड़िया या छोटे ड्रोन जैसा दिखता है। क्या बात है। और मुझे लगता है यही कारण है कि इस एक खबर ने पूरे रीजन में इतनी हलचल पैदा कर दी है। हमने जो रिपोर्ट्स देखी हैं उनमें स्पष्ट रूप से पाकिस्तान वायुसेना यानी PAF हाई अलर्ट पर जाने और उनमें एक तरह की घबराहट का जिक्र है। हाँ, पैनिक तो है। तो अगर हम इसे भू राजनीतिक नजरिए से देखें जी, तो एक नई पीढ़ी के विमान का आना पड़ोसी देश के लिए इतनी बड़ी घबराहट का कारण क्यों बन जाता है? क्योंकि ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज को पूरी तरह से पलट देता है। देखिए, हवाई युद्ध का एक बहुत ही बुनियादी नियम है, जो पहले देखेगा वो पहले मारेगा। फर्स्ट टू सी फर्स्ट टू शूट। बिल्कुल लॉजिकल है। तो अगर एक तरफ AMCA है और दूसरी तरफ कोई चौथी पीढ़ी का पारंपरिक फाइटर जेट है, तो AMCA अपने उसी सेंसर फ्यूजन और स्टेल्थ की वजह से दुश्मन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही देख लेगा, जबकि दुश्मन के रडार पर AMCA का कोई नामो निशान तक नहीं होगा। मतलब दुश्मन अंधेरे में तीर चला रहा है। एकदम। AMCA बहुत आराम से वहां से मिसाइल फायर करके वापस भी लौट सकता है और दुश्मन को तब तक पता भी नहीं चलेगा जब तक कि मिसाइल उसके बेहद करीब ना आ जाए। जिन देशों का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क चौथी पीढ़ी के विमानों और पारंपरिक रडार सिस्टम पर टिका है ना, उनके लिए ये सच में एक रणनीतिक बुरे सपने जैसा है। ये तो वाकई एक बहुत ही स्पष्ट और डरावनी तस्वीर पेश करता है। लेकिन यहाँ से मेरे दिमाग में एक और सवाल उठता है। जी, पूछिए। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर इंसान के बिना भी मशीनों के जरिए हम हवा में ये स्टील्थ और मारक क्षमता हासिल कर सकते हैं, तो फिर पायलट की जरूरत ही क्या है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। हाँ, क्योंकि हमारी चर्चा का जो अगला स्रोत है वो DRDO के घातक UCAV के बारे में है, यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। हाँ। अब एक मानव रहित ड्रोन को पूरी तरह से विकसित छठी पीढ़ी के स्टेल्थ जेट के समकक्ष माना जा रहा है। पर सच कहूं तो क्या एक पूरी तरह से AI पर निर्भर स्टेल्थ ड्रोन पर हथियारों का नियंत्रण छोड़ना क्या ये एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? जोखिम तो है, और दुनिया भर के सैन्य रणनीतिकार इस पर लगातार बहस भी कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए किसी बहुत ही तनावपूर्ण सीमा विवाद के दौरान इसका कम्युनिकेशन जैम हो जाए या इसके एल्गोरिदम में कोई बग आ जाए, तो ये तो गलती से मिसाइल दागकर एक पूरे युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है। आपका ये डर पूरी तरह से वाजिब है, लेकिन देखिए, घातक UCAV का जो कंसेप्ट है ना, वो पूरी तरह से एक स्वतंत्र टर्मिनेटर जैसी मशीन का नहीं है जो खुद तय करे कि किसे मारना है और किसे नहीं। अच्छा, तो फिर ये काम कैसे करता है? यहाँ छठी पीढ़ी के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत लागू होता है, जिसे हम मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग या शॉर्ट में MUMT कहते हैं। मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग मतलब इंसान और मशीन की एक टीम? बिल्कुल। इसे सैन्य भाषा में लॉयल विंगमैन कंसेप्ट भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि एक मानवीय पायलट AMCA फाइटर जेट में उड़ रहा है। ठीक है। अब उसके साथ साथ या उससे कुछ किलोमीटर आगे घातक जैसे कई UCAV उड़ रहे हैं। इन ड्रोन्स में वही स्टिल्थ टेक्निक है, वही रडार से बचने वाला ज्योमेट्रिक डिजाइन है और इनके पेट के अंदर हथियारों का पूरा जखीरा है। लेकिन और ये सबसे बड़ी बात है, उनका दिमाग या जो अंतिम नियंत्रण है ना, वो उस पीछे बैठे AMCA पायलट के पास है। ओह, तो ये कुछ ऐसा है जैसे कमांडर पीछे सुरक्षित है और अपने सैनिकों को आगे मोर्चे पर भेज रहा है। सटीक एनालॉजी है। देखिए, युद्ध में सबसे खतरनाक काम क्या होता है? दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम या SAM साइट्स को नष्ट करना। वहां पायलट की जान जाने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। हाँ, सरफेस टू एयर मिसाइलें तो सीधे विमान को ही टारगेट करती हैं। एकदम। तो इस सिस्टम में पायलट अपने सुरक्षित दायरे में रहते हुए घातक ड्रोन को आगे भेजता है। अगर ड्रोन किसी तरह रडार की पकड़ में आ भी जाए या नष्ट भी हो जाए, तो कम से कम किसी मानवीय जान का नुकसान नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और चूंकि ड्रोन में कॉकपिट नहीं होता, ऑक्सीजन सिस्टम या पायलट के भारी भरकम इजेक्शन सीट का कोई वजन नहीं होता, इसलिए इसका आकार बहुत स्लीक और एरोडायनामिक बनाया जा सकता है, जो इसकी स्टेल्थ क्षमता को कई गुना और घातक बना देता है। ये तो वाकई भविष्य के युद्ध के पूरे स्वरूप को ही बदलने वाली बात है। हाँ, लेकिन ये सारी हाईटेक बातें मुझे एक बहुत ही व्यवहारिक
और अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली समस्या की तरफ ले जाती हैं। कौन सी समस्या? तो इस सब का असल में मतलब क्या है? मेरा मतलब है, हमारे पास दुनिया के सबसे उन्नत स्टेल्थ जेट्स हो सकते हैं, हमारे पास एआई से लैस घातक ड्रोन्स का पूरा बेड़ा हो सकता है, लेकिन अगर एक छोटी सी माइक्रोचिप जल जाए या इंजन में कोई तकनीकी खराबी आ जाए और हमारे पास उसे देश में ठीक करने की तकनीकी ना हो, तो ये सारा करोड़ों का बेड़ा जमीन पर कबाड़ बंद कर ही तो रह जाएगा ना। हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यकीन मानिए, ये कोई सैद्धांतिक या किताबी समस्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत है। और यही हमें हमारे अगले स्रोत की ओर ले जाता है। MKU कंपनी द्वारा भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए घरेलू MRO सेवाएं प्रदान करना, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। अब अगर हम किसी तकनीकी रिपोर्ट से बाहर निकल के देखें तो ये एक बहुत ही नीरस और बोरिंग विषय लगता है, रिपेयर और मेंटेनेंस। हाँ, लोग अक्सर इसके बारे में बात नहीं करते। बिल्कुल, मतलब ये दुनिया की सबसे महंगी और तेज स्पोर्ट्स कार खरीदने जैसा है, लेकिन हर बार जब तेल बदलना हो या इंजन में जरा सी खराबी आए तो कार को वापस दूसरे देश भेजना पड़े। ये तो कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। क्या ये विदेशी MRO पर निर्भर होना किसी भी वायुसेना के लिए एक बड़ी कमजोरी नहीं है? कमजोरी ये इतना खतरनाक है कि ये पूरे युद्ध का परिणाम तय कर सकता है। देखिए, लड़ाकू विमान कोई सड़क पर चलने वाली सामान्य मशीनें नहीं है। हाँ, वो सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ते हैं। बिल्कुल, सुपरसोनिक गति पर हवा में उड़ते हुए इन विमानों के ढांचे और इंजन पर जो थर्मल और फिजिकल दबाव पड़ता है ना, वो हमारी कल्पना से भी परे है। एविएशन का एक अलिखित नियम है कि हवा में बिताए गए हर एक घंटे की उड़ान के लिए जमीन पर कई घंटों के गहन मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो अगर हमें हर बड़े ओवरहॉल के लिए या इंजन के छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए उस देश पर निर्भर रहना पड़े जहां से हमने विमान खरीदा है, चाहे वो फ्रांस हो, रूस हो या अमेरिका, तो आप असल में पूरी तरह से उनके रहमो करम पर हैं। शांति के समय में तो ये मॉडल चल जाता है, आप पार्ट्स ऑर्डर करते हैं, आ जाते हैं, लेकिन युद्ध के समय आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन सबसे पहले टूटती है। सही बात है। सोचिए, आपका युद्ध चल रहा है और अचानक वो सप्लायर देश किसी कूटनीतिक दबाव में आकर या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के कारण आपको स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर दे, तो क्या होगा? कुछ ही हफ्तों में आपके आधे से ज्यादा विमान उड़ान भरने लायक ही नहीं रहेंगे। मतलब आप युद्ध लड़ ही नहीं सकते अगर आपके स्पेयर पार्ट्स की चाबी किसी और देश के राजनेताओं के हाथ में है। एकदम सही। और इसीलिए स्वदेशी कंपनियों जैसे MQ का इस MRO सेक्टर में उतरना रणनीतिक रूप से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे सैन्य शब्दावली में लॉजिस्टिक इंडिपेंडेंस यानी लॉजिस्टिक आज़ादी कहते हैं। ये टर्म काफ़ी अहम लग रहा है। बहुत अहम है। जब आपके पास अपने ही देश के भीतर इंजन की ओवरहॉलिंग करने, सॉफ्टवेयर को अपडेट करने और स्पेयर पार्ट्स बनाने की क्षमता होती है ना, तो आपकी सेना का टर्न अराउंड टाइम बहुत कम हो जाता है। टर्न अराउंड टाइम मतलब कितनी जल्दी विमान वापस उड़ सकता है? हाँ, एक विमान युद्ध के मोर्चे से वापस बेस पर आता है, उसकी मरम्मत होती है, हथियार लोड होते हैं और वो कुछ ही घंटों में वापस आसमान में दुश्मन से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये जो त्वरित तैनाती या रैपिड डिप्लॉयमेंट है ना, यही वो असली ताकत है जो आपको एक लंबा युद्ध झेलने की क्षमता देती है। कमाल है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि असली ताकत सिर्फ उस हथियार में नहीं है जो आग उगलता है, बल्कि उस सप्लाई चेन में है जो उस हथियार को जिंदा रखती है। बिल्कुल, पीछे का पूरा इकोसिस्टम। तो हमने हवा में रक्षा की बात कर ली, स्टेल्थ की बात की और उन्हें स्वदेशी रखरखाव से उड़ने लायक बनाए रखने की लॉजिस्टिक चुनौती को भी समझा। अब मुझे लगता है कि समय आ गया है उस अचूक और अंतिम मार्ग क्षमता की बात करने का, जिसे रोकना आज की तारीख में लगभग नामुमकिन है। आप अग्नि सीरीज की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा मतलब है DRDO की बहुचर्चित अग्नि 6 मिसाइल और इसके आगामी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल ट्रायल्स की। अब इस समय दुनिया की हर बड़ी महाशक्ति, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या रूस, सब पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हटकर हाइपरसोनिक की तरफ अंधाधुंध भाग रहे हैं। एक नई रेस शुरू हो गई है। तो मेरा सवाल ये है कि हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या सिर्फ रफ्तार ही सब कुछ है या इसमें कोई और विज्ञान छिपा है जो इसे इतना घातक बनाता है? अगर हम इसे सिर्फ गति के नजरिए से देखेंगे ना, तो हम इसकी असली घातकता को समझ ही नहीं पाएंगे। देखिए, हाइपरसोनिक का मतलब होता है मैक 5 या उससे अधिक की गति, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज, जो कि बहुत ज्यादा तेज है। हाँ है,
लेकिन सच तो ये है कि जो पुरानी पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, वे भी जब अंतरिक्ष से वापस धरती की ओर लौटती हैं तो उनकी गति हाइपरसोनिक ही होती है। अच्छा, तो फिर ये नया हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जिसे हम एचजीवी कहते हैं, वो एक साधारण बैलिस्टिक मिसाइल से अलग कैसे है? अगर दोनों ही इतनी तेज हैं तो दुनिया के सारे रडार सिस्टम्स सिर्फ इस हाइपरसोनिक ग्लाइडर से क्यों खौफ खा रहे हैं? इसके लिए हमें एक बैलिस्टिक मिसाइल के काम करने के तरीके को थोड़ा समझना होगा। बैलिस्टिक मिसाइल ना हवा में एक पत्थर उछालने जैसी है। पत्थर उछालने जैसी? हाँ, देखिए, एक बार मिसाइल लॉन्च हुई, वो रॉकेट मोटर के सहारे वायुमंडल के पार अंतरिक्ष में जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण एक तय परवलयाकार यानी पैराबोलिक रास्ते से नीचे अपने लक्ष्य पर गिरती है। तो रास्ता फिक्स होता है? एकदम फिक्स। इसका रास्ता इतना अनुमानित होता है कि दुश्मन के रडार इसके लॉन्च होने के कुछ ही सेकंड बाद ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये अगले 20 मिनट में ठीक किस अक्षांश और देशांतर पर गिरेगी। ओह, तो वे पहले से तैयार हो जाते हैं? बिल्कुल। फिर वो अपने एंटी मिसाइल सिस्टम से एक इंटरसेप्टर फायर करते हैं जो उस मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट कर देता है। यानी एक पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल का रास्ता एक खुली किताब की तरह है जिसे दुश्मन के कंप्यूटर आसानी से पढ़ सकते हैं। एकदम सही। लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या एचजीवी ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ये अंतरिक्ष की एकदम गहराई में नहीं जाता। इसे एक रॉकेट के जरिए वायुमंडल की ऊपरी सतह तक ले जाया जाता है और फिर वहां से उसे बस ग्लाइड करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ग्लाइड करने के लिए मतलब बिना इंजन के? हाँ, ये वायुमंडल की सतह पर ऐसे सर्फिंग करता है जैसे कोई सर्फर समुद्र की लहरों पर करता है। और सबसे बड़ी बात जो इसे सबसे खतरनाक बनाती है, ये रास्ते में अपनी दिशा बदल सकता है। और दिशा बदलने से इतना बड़ा फर्क कैसे आ जाता है? सोचिए, एक चीज मैक 10 की स्पीड से आपकी तरफ आ रही है और वो लगातार दाएं बाएं किसी सांप की तरह बल खा रही है। दुश्मन का रडार ये अनुमान ही नहीं लगा सकता कि उसका असली लक्ष्य क्या है। मतलब वो दिल्ली आ रही है, मुंबई आ रही है या किसी मिलिट्री बेस पर? बिल्कुल। और जब तक रडार उसका नया रास्ता कैलकुलेट करके इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करता है ना, तब तक एचजीवी अपना रास्ता फिर से बदल चुका होता है। यही जो मैन्यूवरेबिलिटी है, यानी रास्ता बदलने की क्षमता, यही इसे अजेय बनाती है। आज की तारीख में दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। बाप रे। लेकिन एक सेकंड, मैक 5 या मैक 10 की स्पीड पर जब कोई भी चीज वायुमंडल में मुड़ती है या घर्षण का सामना करती है तो वहां तो बेहिसाब गर्मी पैदा होती होगी। क्या वो मिसाइल खुद ही पिघलकर नष्ट नहीं हो जाएगी? आपने इस पूरी तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती पर हाथ रख दिया है। हाइपरसोनिक गति पर हवा के घर्षण से इतना ज्यादा तापमान पैदा होता है, मतलब हजारों डिग्री सेल्सियस के मिसाइल के चारों ओर की हवा सीधे प्लाज्मा में बदल जाती है। प्लाज्मा, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम अवस्था है। हाँ, और इस प्लाज्मा फील्ड के अंदर रहते हुए मिसाइल के सेंसर्स का काम करना, बेस से उसका संचार बने रहना और उसका खुद पिघलने से बचना, ये एरोडायनामिक्स और मटेरियल साइंस का दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार है। मतलब ये सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं, उससे भी कहीं आगे है। बिल्कुल। जिन विशेष धातुओं और कार्बन कंपोजिट्स का इस्तेमाल इस मिसाइल को बचाने के लिए होता है ना, वही इस तकनीक का सबसे बड़ा रहस्य है। और जब अग्नि 6 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल इस हाइपरसोनिक तकनीक के साथ जुड़ेंगी तो ये सिर्फ एक हथियार नहीं रह जाएगा, ये देश के लिए एक अभेद्य रणनीतिक ढाल बन जाएगा। रणनीतिक ढाल? लेकिन ये तो एक विशुद्ध रूप से आक्रामक हथियार लग रहा है जो पलक झपकते ही तबाही मचा सकता है। ये एक ढाल कैसे हो सकता है? क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य कभी इस्तेमाल होना है ही नहीं। क्या मतलब? इसे रक्षा की भाषा में स्ट्रेटेजिक डिटरेंस या रणनीतिक निवारण कहते हैं। आपको शीत युद्ध के दौरान का म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या MAD का सिद्धांत याद है? हाँ, अगर तुमने मुझ पर परमाणु हमला किया तो मैं भी करूंगा और हम दोनों खत्म हो जाएंगे। एकदम वही। हाइपरसोनिक तकनीक उसी सिद्धांत का एक नया और ज्यादा आधुनिक रूप है। देखिए, जब आपके पास एक ऐसा हथियार है जिसे दुनिया की कोई भी तकनीक, कोई भी रडार रोक नहीं सकता, तो कोई भी विरोधी देश आप पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि पलटवार निश्चित है और उसे रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल। ये एक ऐसी ताकत है जो युद्ध के विचार को ही डरा देती है
और इस तरह ये पूरे रीजन में एक शक्ति संतुलन और शांति बनाए रखने का काम करती है। असली ज्ञान इसी बात में है कि हम समझे कि ये हथियार युद्ध शुरू करने के लिए नहीं बल्कि युद्ध को रोकने के लिए होते हैं। क्या बात है। मतलब ये शक्ति प्रदर्शन असल में युद्ध को रोकने की सबसे बड़ी गारंटी है। ये पूरी चर्चा वाकई रक्षा विज्ञान और भू राजनीति को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। हाँ, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन दिलचस्प विषय है। तो अगर हम आज के इन सारे बिंदुओं को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरकर सामने आती है। एक तरफ हमारे पास AMCA और घातक UCAV हैं जो आसमान में सेंसर फ्यूजन, स्टिल्थ और मानव रहित टीमिंग के जरिए भविष्य के युद्धों के नियम ही नए सिरे से लिख रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ MKU के जरिए MRO सेक्टर में हो रहा स्वदेशीकरण है जो चुपचाप इस बात की गारंटी दे रहा है कि युद्ध के समय हमारी मशीनें किसी विदेशी कूटनीति की मोहताज ना रहें, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, और फिर इन सब के ऊपर अग्नि 6 और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का विकास है जो भारत की डिटरेंस क्षमता को एक ऐसे स्तर पर ले जा रहा है जहां उसे चुनौती देना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसे सैन्य ढांचे की तस्वीर है जो भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। एकदम। ये सिर्फ कुछ उपकरणों का आधुनिकीकरण नहीं है, ये असल में एक ऐसी सैन्य संरचना का निर्माण है जो अगली पीढ़ी के अदृश्य और अति तीव्र युद्धों के लिए खुद को ढाल रही है। अदृश्य और अति तीव्र, आपके ये शब्द मुझे उस विचार की तरफ ले जाते हैं जिस पर मैं आज इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। आज हमने जिन भी तकनीकों पर बात की, चाहे वो ध्वनि से 10 गुना तेज हाइपरसोनिक मिसाइल हो या बिना इंसान के खुद फैसले लेने वाले स्टिल्थ UCAV ड्रोन हो, ये सभी चीजें मिलकर एक बहुत ही बुनियादी बदलाव कर रही हैं। वो क्या? ये युद्ध से इंसानी प्रतिक्रिया के समय यानी ह्यूमन रिएक्शन टाइम को लगभग पूरी तरह से खत्म कर रही हैं। हाँ, और यही भविष्य के युद्धों का सबसे चिंताजनक और विचारणीय पहलू भी है। बिल्कुल। तो ये एक सवाल है जो मैं किसी भी जागरूक नागरिक या रक्षा प्रेमी के लिए छोड़ना चाहता हूं। जब भविष्य में मिसाइलें इतनी तेज होंगी कि उन्हें ट्रैक करने के लिए इंसानी दिमाग बहुत धीमा पड़ जाएगा, जब ड्रोन्स इतने एडवांस्ड होंगे कि वे पलक झपकने से पहले दुश्मन को पहचान कर खत्म कर देंगे, तो क्या भविष्य के युद्धों के बड़े फैसले कि किसे मारना है और किसे नहीं, क्या वो कमांड सेंटर में बैठे जनरलों द्वारा लिए जाएंगे? ये एक बहुत गहरा सवाल है। या फिर हम इन जीवन और मृत्यु के फैसलों को सिलिकॉन चिप्स के अंदर दौड़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम के हाथों में सौंपने के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्या हम अपनी सुरक्षा के लिए इंसानी विवेक से ज्यादा मशीनी गति पर भरोसा करने लगेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तकनीक नहीं बल्कि हमारी इंसानियत और नैतिकता को देना होगा। इसी विचार के साथ हमारी आज की एक गहरी और विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विश्लेषण के साथ।